दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राजद्रोही। राजगढ़ के राजा अजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ राज्य के वनों में शिकार के लिए निकले हुए थे। घने जंगलों में पहुंचकर अचानक सभी एक चीते की गर्जना को सुनकर चौंक पड़े। चीता आसपास ही कहीं है, सावधान। सभी ने अपनी अपनी तलवारें संभाल लीं और सावधान हो गए। उनकी निगाहें आसपास की झाड़ियों में लगी हुई थीं, लेकिन संकट कहीं और था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब तक किसी को उसका पता चलता, तुरंत ही चीख और भय का वातावरण गर्म हो गया। बचाओ! सभी सैनिक जैसे भूत बने खड़े थे। महाराज को बचाओ! बेवकूफ़ हो तुम? देख रहे हो चीता कितना भयंकर है। अगर उसने महाराज को छोड़कर हम पर हमला कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। हर एक को अपने प्राणों की चिंता थी। बचाओ, भागो! तभी पीछे हट दुष्ट! राजा अजीत सिंह से दूर हटते ही उस युवक ने चीते को दबोच लिया। आज तुझे तेरी दुष्टता का भरपूर दंड दूंगा। राजा अजीत सिंह सहित अन्य सैनिकों भी आश्चर्यचकित खड़े आंखें फाड़े देख रहे थे उस युवक की वीरता को। अपने हाथों से ही तेरे मस्तक को फोड़ डालूंगा। कुछ देर चीते से जूझने के बाद उस युवक ने चीते की पूंछ पकड़ ली और तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। साय फिर काफ़ी देर तक घुमाने के बाद, जाओ अब जाकर अंतरिक्ष की सैर करो। उस युवक की असाधारण वीरता को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। वाह, क्या वीरता है! निहत्थे ही एक चीते को परास्त कर दिया। तुमने हमारे प्राण बचाए हैं युवक। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम अभिजीत है और आपके राज्य के ही सोनपुर गांव का रहने वाला हूँ। क्या कार्य करते हो? बेकार हूँ। इतना वीर पुरुष बेकार? हमें तुम्हें आज ही अपना उप सेनापति नियुक्त करते हैं। तुम्हें स्वीकार है? हाँ महाराज, भला आपकी सेवा करने का यह सुनहरा अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। शाबाश! अब हम शिकार का विचार त्याग कर वापस राजधानी लौट रहे हैं। तुम भी चलो हमारे साथ। राजा अभिजीत राजा अजीत सिंह के साथ राजधानी की तरफ चल दिया। कोई न देख सका झाड़ियों के पीछे खड़े इस साधु को, जिसके होठों पर तैर रही थी एक रहस्यमय मुस्कान। कौन था यह साधु? राजधानी में किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो बताना। धन्यवाद महाराज, मुझे नौकरी और रहने का स्थान देकर आपने मुझ पर पहले ही बहुत एहसान कर दिए हैं। आपके इन एहसानों का बदला मैं अपने प्राण देकर भी चुकाऊंगा। अभिजीत के कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। फिर एक दिन, क्या कह रहे हो? यह सत्य है महाराज। सूरगढ़ से लगान लाते रातों को रास्ते में बीका डाकू ने लूट लिया। बिकरा यह नाम एक आतंक बन गया है हमारे लिए। वह जब चाहता है हमारे लगान की राशि लूटकर गायब हो जाता है। आखिर वह कभी हमारे हाथ भी आएगा? कोई पकड़ भी पाएगा उसको? मैं उसे पकड़ूंगा महाराज। अभिजीत तुम? हाँ महाराज, मैं अपनी जान पर खेल कर पकड़ूंगा डाकू बिकरा को। लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल फैलाना होगा जिसमें वह आसानी से आ फंसे। फिर अचानक, रुक जाओ ओ बिकरा डाकू, आगे बढ़ो साथियों और बैलगाड़ियों में और भरे लगान के धन को लूट लो। तभी बैलगाड़ियों में छिपे बैठे अभिजीत और अन्य सैनिक तलवार संभाले बाहर कूद पड़े। अगले ही क्षण सैनिकों और डाकुओं में अच्छा खासा युद्ध छिड़ गया। खनाक टनाक! आज तेरे डाकू जीवन का अंतिम समय आ गया है बिकरा। सैनिक ज़्यादा थे और डाकू कम, इसलिए हाथ डाकुओं की हो रही थी। खचाक आई! जल्दी! मैंने कहा था ना बिकरा, आज तेरे डाकू जीवन का अंतिम दिन है। ले चलो इन्हें। फिर राजा अजीत सिंह के सामने, शाबाश अभिजीत, शाबाश! तुमने बिकरा को पकड़कर बेमिसाल बहादुरी का काम किया है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। धन्यवाद महाराज। अब तुम इसे अपने हाथों से ही बंदीगृह में बंद कराओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
डाकू विक्रम और उसके साथियों को लेकर अभिजीत अन्य सैनिकों के साथ बंदीगृह की तरफ चल दिया। बंदीगृह के अंदर ये दरवाज़ा क्यों बंद है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि यह जानने का अधिकार किसी का नहीं है। ओह, फिर अभिजीत कुछ न बोला और चुपचाप सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन उसके मन में मच रही थी एक भयंकर उथल पुथल। आखिर क्या है उस बंद दरवाजे के भीतर। और फिर विक्रम और उसके साथियों को बंदीगृह में बंद करके वापस लौट आया। उसी रात जब पूरी राजधानी गहरी निंद्रा में डूबी हुई थी, छिपकली की भांति रस्सी पर रेंगता हुआ साया ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते ही उस साये के कान में पड़ी एक हल्की सी सीटी बजने की आवाज़। सीटी बजने की आवाज़, हाँ ये संकेत है। ये साया उस तरफ बढ़ता चला गया। कुछ ही क्षणों बाद वह साया एक और साये के सामने खड़ा था। ऊपर आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, तुमने इंतजाम ही ऐसा कर रखा था कि कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं मिल पाया। अच्छा बताओ, क्या संदेश लाए हो? क्या बात? संदेश तो सारा इस पत्र में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे तुमसे मुँह जबानी कहनी है। अपने उद्देश्य को भूलना मत। अपने उद्देश्य को भूला नहीं मैं, लेकिन उस पूरा करने के लिए मुझे उचित अवसर की तलाश है। उचित अवसर मिलते ही मैं अपने उद्देश्य को सफल कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर वह नकाबपोश जैसे आया था वैसे ही नीचे उतरता चला गया। कौन थे ये दोनों नकाबपोश और क्या उद्देश्य था इनका? अगले दिन ठीक बंदीगृह के सामने ठक, ये आवाज़ कैसी? लगता है कोई उधर है, आओ देखते हैं। दोनों सैनिक आगे बढ़कर वहां पहुंचे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है हम वहम हुआ है। ये तुम्हारा वहम नहीं, सच्चाई है। कौन हो तुम? भूत के समान अपने पीछे प्रकट हुए नकाबपोश को देखकर आश्चर्यचकित रह गए दोनों। उसी आश्चर्यचकित मुद्रा में उन्हें मौत के घाट उतार दिया नकाबपोश ने। फिर वह बिना किसी रोके टोके बंदीगृह में घुसता चला गया। एक क्षण ही बाद बंदीगृह में उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। यह दरवाज़ा मजबूत तो बहुत है, लेकिन मेरे इरादों से ज़्यादा मजबूत नहीं। अगले ही क्षण उसने दरवाजे पर अपने कंधे की चोट मारनी शुरू कर दी। धड़ाक। काफ़ी देर के प्रयास के बाद आखिर उसे सफलता मिल ही गई। धड़ाम। और चौंका पड़ा हुआ, यह क्या है? यहाँ तो सिर्फ एक साधारण कोठरी ही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैं गलत तो नहीं? तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार बिजली की भांति कौंधा। ये साधारण कोठरी नहीं है हो सकती, वरना इसे बाहर से इस तरह बंद नहीं किया जाता। इस कमरे में अवश्य कोई गुप्त रास्ता है और मुझे उस गुप्त रास्ते को खोजना है। कोठरी में गुप्त रास्ते की खोज में जुट गया हुआ नकाबपोश। जल्द ही ये पत्थर दीवार से कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ है और इसका यूँ उभरा होना बिना उद्देश्य नहीं हो सकता। उसने दीवार पर उभरे उस पत्थर पर हाथ रखा और जैसे ही उसे दबाया, गुप्त रास्ता। वह तेजी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। लगता है मैं सफलता के काफ़ी निकट पहुँचता जा रहा हूँ। सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। सफलता। उसके हाथ में थमी तलवार एक ही वार में कोठरी पर लगे ताले को काट डाला। खटाक। फिर वह जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे देखकर उछल पड़ा। कोठरी में बैठा शख्स। कौन हो तुम? आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिलहाल तो आप यहाँ से निकलना जरूरी है। आइए मेरे साथ। वह बूढ़ा शख्स नकाबपोश के पीछे चल पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद घने जंगल में पहुंचकर नकाबपोश ने घोड़ा रोका और हल्के से एक सीटी बजाई। तुरंत ही पके आमों की भांति पेड़ों से टपके कई व्यक्ति। ओह, ये अवश्य इस नकाबपोश के साथी होंगे। तुरंत ही उस नकाबपोश ने आदेश दिया उस व्यक्ति को, श्रीमान को अपने साथ आश्रम में ले आओ। आप चलिए। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं, अभी नहीं, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। तुम गुरुदेव से मेरा प्रणाम कहना। इतना कहने के साथ वह उछलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और चला गया।
अगले दिन सुबह राजमहल में जैसे तूफान आ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है महाराज, दोनों पहरेदारों को मारकर किसी ने बंदीगृह के उस विशेष दरवाजे को तोड़ डाला है और उसके साथ ही उसमें बने तहखाने के अंदर वाली कोठरी के दरवाजे को भी तोड़ डाला जा चुका है। उफ, अनर्थ हो गया। जल्दी से अभिजीत को बुलाओ। जी महाराज, तुरंत ही। अनर्थ हो गया अभिजीत, बंदीगृह की विशेष बंदी कोठरी को तोड़कर कोई एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति को वहां से भगा ले जाने में सफल हो गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज, लेकिन वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? वह कोई भी था, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। उसे ढूंढो अभिजीत, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश, जाओ। फिर अभिजीत कक्ष से बाहर निकल गया। इधर बौखलाया हुआ राजा सेनापति रंगराज के कक्ष में पहुंचा। महाराज, आप मुझे बुलावा लिया होता। बात ही कुछ ऐसी है रंगराज की मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया महाराज? भैया, सुमेर सिंह का कोई कैद से छुड़ा कर ले गया। राजा अजीत सिंह की बात सुनकर तो उछल ही पड़ा था रंगराज। क्या ये सच है रंगराज? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई महाराज। अगर प्रजा के सामने सुमेर सिंह असलियत खुल गई तो हम दोनों की खैर नहीं। तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि तुम अपने सैनिकों के साथ भैया सुमेर सिंह को पूरे राज्य में हर कोने में ढूंढो और उन्हें ख़त्म कर डालो। ये काम आपने अगर 20 साल पहले कर दिया होता तो आज इस स्थिति की नौबत ही ना आती। बकवास नहीं रंगराज, जो हमने कहा है वही करो। ठीक है। तुरंत ही सेनापति रंगराज अपने बहुत से सैनिकों के साथ राजा अजीत सिंह के भाई सुमेर सिंह की खोज में निकल पड़ा। लेकिन सुबह से लेकर आधी रात हो गई है। पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। जाने उसे आसमान खा गया है या ज़मीन निगल गई। राज्य के जंगलों में ढूंढो। नहीं, लेकिन कल भोर होते ही मैं अपने सैनिकों के साथ वहां जाऊंगा। मुझे उम्मीद है वह जंगलों में ही कहीं जाकर छुपा हुआ है। ठीक है, कल तुम जंगलों की तरफ ही जाना। लेकिन सेनापति रंगराज के जीवन में अब कल कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपने कक्ष में जाकर आराम करूँगा। ठीक है। सेनापति राजा अजीत सिंह के कक्ष से निकल गया। अपने कक्ष में पहुँचते ही चौंक पड़ा वह। कौन हो तुम? वही साया। सेनापति रंगराज के प्रश्न का उत्तर बेहद खतरनाक ढंग से दिया नकाबपोश ने। तेरी मौत। मौत? सेनापति का शरीर पसीने से भीगता चला गया। वह तेजी से पीछे पलटकर भागा। ठीक उसी पल नकाबपोश के हाथ में थमी तलवार हवा में लहराई। अगले ही क्षण खचाक, रंगराज के चीखने की आवाज़। देखना चाहिए क्या हुआ है उसे। चीख पूरे राजमहल में गूंजती चली गई थी। ये तो सेनापति जी की चीखने की आवाज़ है। आओ देखते हैं उन्हें क्या हुआ। कुछ ही पलों में राजमहल में उपस्थित हर व्यक्ति वहाँ इकट्ठा होकर आंखें फाड़े देख रहा था सेनापति की लाश को। किसने की सेनापति की हत्या? कौन है हत्यारा? अभिजीत द्वारपाल की तरफ पलटा। तुमने किसी बाहरी व्यक्ति को महल में घुसने या निकलते तो नहीं देखा? नहीं सेनापति जी, हमें तो ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ओह, इसका मतलब हत्यारा जो भी है उसने महल में आने व जाने का गुप्त रास्ता देख रखा है। तुम ठीक कह रहे हो अभिजीत, हमारा भी यही ख्याल है। लेकिन वह जो कोई भी है ज़्यादा देर तक नहीं बचेगा मुझसे। मैं उसे जल्द ही खोज निकालूंगा। थोड़ी देर बाद तुम हमें हमारे कक्ष तक छोड़कर आओ अभिजीत। हम डर रहे हैं कहीं वह हत्यारा हमारे कक्ष में ही ना छिपा हो। ठीक है महाराज। अभिजीत राजा अजीत सिंह के साथ चल पड़ा। उस महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके अज्ञात मददगार के बारे में कुछ पता चला अभिजीत? ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ सुराग अवश्य मिले हैं। कल मैं उस सुरागों की खोजबीन करने निकलूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं कल उस व्यक्ति और उस मददगार की गर्दन काट कर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।
शाबाश अभिजीत, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ऐसा ही होगा महाराज। अगले दिन, हाँ यही है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके मददगार के सिर। इन दोनों का सिर काटकर तुमने जिस वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है उसका उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिल सकता। हम तुम्हारे इस कार्य के लिए इस तरह सम्मानित करना चाहते हैं कि तुम्हारे चर्चे पूरे विश्व में फैल जाएं। हम कल ही अपनी सारी प्रजा के सामने तुम्हारे नागरिक अभिनंदन करने का प्रबंध करते हैं। अगले दिन, प्रजावासियों, यह है वीर पुरुष जिसने अपने प्राणों पर खिलकर राज्य पर आए हर संकट को मिटाया है और कल तो इसने हमारे सबसे बड़े शत्रु को समाप्त कर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया है। हम इसे पुरस्कार स्वरूप कुछ उपहार देना चाहते हैं। पुरस्कार लाओ। तभी ठहरिए महाराज, मैं इस सम्मान को अपने पिताश्री के हाथों लेना पसंद करूंगा। तुम्हारे पिताश्री कौन है? तुम्हारे पिताश्री? हम हैं इसके पिताश्री, अजीत सिंह। आवाज़ सुनकर फिरकनी की तेज़ी से पीछे घूमा अजीत सिंह और दंग रह गया। भैया, आप? सिर्फ अकेला अजीत सिंह ही नहीं चौंका था, बल्कि वहाँ बैठे प्रत्येक प्रजावासी चौंक पड़ा था। सभी के मुंह से निकली थी एक ही आवाज़, महाराज सुमेध सिंह, महाराज सुमेध सिंह। आप जीवित हैं, फिर भी वो कटी गर्दन है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ वत्स। महाराज सुमेध सिंह और उस युवक की वह कटी हुई गर्दन हमारे मायाजाल से बनाए प्रतिरूप थे, जिन्हें हमने राजकुमार अभिजीत के कहने पर बनाए थे। राजकुमार अभिजीत? हाँ, राजकुमार अभिजीत ही हैं ये, जो तुम्हारे अपना बदला लेने के लिए साधारण व्यक्ति बनकर तुम्हारे साथ रह रहा था। ओह! अचानक अजीत सिंह हलक फाड़ कर चीखा, सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। कुछ सैनिक आगे बढ़े। तभी, ये हमारे देवता तुल्य महाराज को बंदी बनाना चाहते हैं। मारो इनको। हाँ, मारो इनको। प्रजा ने एक नहीं चलने दी अजीत सिंह के समर्थक सैनिकों की। मारो मारो। और प्रजा और सैनिकों में युद्ध छिड़ गया। पासा पलटते देख, ओह, सारी प्रजा विद्रोह कर उठी है। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। अजीत सिंह ने भागना चाहा, लेकिन तभी, अब तू भागकर नहीं जा सकता अजीत। तुझे तेरे कर्मों का आज भरपूर दंड मिलेगा। अपनी तलवार बाहर खींच ली महाराज सुमेध सिंह ने। आज हमें अपने ही हाथों से अपना खून बहाना होगा। यह देख अजीत सिंह गिड़गिड़ा उठा, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। नहीं दोस्त, तुम्हें क्षमा करूँगा। क्षमा का अपमान होगा। सिंहासन के लिए अपने खून का खून करने में भी नहीं हिचका हुआ इंसान नहीं शैतान होता है, और शैतान को जीवित नहीं छोड़ा जाता। दूसरे क्षण तलवार लहराई और अजीत सिंह की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। इधर प्रजा विद्रोह सैनिकों को समाप्त करके जय जयकार कर उठी। महाराज सुमेध सिंह की जय हो, राजकुमार अभिजीत की जय। फिर अब बताइए महाराज, क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ गुरुदेव। यह उस दिन की बात है जब राजकुमार अभिजीत की पहली वर्षगांठ थी। मेरी और महारानी सुमनलता की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। देखिए स्वामी, कितना तेज है अपने पुत्र के मुख पर। सही कह रही हो महारानी। हमारे बाद ये हमारी तरह न्यायपूर्वक राज करेगा। क्षमा करें महाराज, आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने तीनों की हत्या करने यहाँ आ पहुँचा हूँ। आप तीनों की हत्या करूँगा। अजीत सिंह, क्या बक रहे हो? तुम मेरे भाई हो। जिसका रिश्ता राजगद्दी से हो उसके लिए संसार के दूसरे रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते, समझे? साथियों, ख़त्म कर डालो इन तीनों को। सभी हमारी तरफ बढ़े। मैंने भी अपनी तलवार खींच ली। आओ दोस्तों, आज मैं बताता हूँ तुम्हें कि राजगद्दी के चाहने वाले को सदा मौत मिलती है। मैं उससे जूझ गया, लेकिन मुझे महारानी और राजकुमार की चिंता थी, इसलिए मैं लड़ते लड़ते चीखा, महारानी, राजकुमार को लेकर भाग जाओ यहाँ से। मैं इस दुष्टों को रोकता हूँ, जाओ। टनाक।
तुरंत ही महारानी राजकुमार को लेकर भाग खड़ी हुई। मैं भी काफ़ी देर तक उससे लड़ता रहा, लेकिन वह पूरी तैयारी से आए थे, इसलिए बंदी बना लो इनको। तुरंत ही मुझे बंदी बना लिया गया। तत्पश्चात सैनिकों, महारानी के पीछे जाओ और उन्हें ढूंढकर राजकुमार के साथ खत्म कर डालो। जी महाराज। सेनापति रंगराज अपने बहुत से सैनिकों के साथ बाहर की तरफ चल दिया। अब अजीत सिंह मुझसे बोला, मैंने तो सोचा था कि आपकी हत्या करके आपका किस्सा सदा के लिए ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। अब तुम्हारी बाकी की सारी ज़िंदगी को कारावास की काली कोठरी में सड़ा डालूंगा। फिर अजीत सिंह ने मुझे तहखाने में बनी कोठरी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसने स्वयं आकर मुझे सूचना दी कि राजकुमार और महारानी की उन्होंने हत्या कर दी है। उसने आपसे सत्य कहा था महाराज। महारानी और राजकुमार का सेनापति रंगराज ने अपनी तरफ से मार ही डाला था, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही स्वीकार था। तभी तो महारानी लगभग घिसटती हुई हमारे आश्रम में पहुंची थी। वह आप कौन है और आपकी यह दशा? अटकते हुए स्वर में महारानी ने हमें सब कुछ बताया। फिर अंत में बोली, उधर महाराज मारे जा चुके हैं और इधर मैं मरने वाली हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस अंतिम निशानी को बचा लीजिए। अगर अजीत सिंह को पता चल गया कि यह बच्चा हमारा पुत्र है तो वह इसे मार डालेगा। ओह, आप वचन दीजिए रिसीवर कि आप राजकुमार को गुप्त रूप से पालेंगे और इसे इसका हक दिलाएंगे। बस इससे आगे कुछ न बोल सकी वो। प्राण पखेरु उड़ गए थे उसके। तब मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी कि मैं तुम्हारे पुत्र को गुप्त रूप से पालकर इस लायक बनाऊंगा कि यह अपना हक स्वयं प्राप्त कर सके। और गुरुजी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर हम अपना वचन पूरा करने में जुट गए। इस बालक को ऐसा फौलाद बनाना है कि इसे कोई काट न सके। समय के साथ साथ ही राजकुमार सचमुच फौलाद बन गया। इसी बीच हमें खबर मिली कि आपकी हत्या नहीं की गई है, बल्कि आपको कैद करके किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा गया है। बस इसी सूचना के साथ ही हमने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी और एक शानदार योजना बनाकर अभिजीत को बता दी कि उस योजना का क्रूप अंग यह था कि किसी तरह आपका पता लगाया जाए और आपको आज़ाद कराया जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अभिजीत राजमहल में पहुंच जाए। उसका इंतजाम भी हमने किया। अपने एक सधे हुए चीते के द्वारा अजीत सिंह पर आक्रमण कराया। चीते के उस आक्रमण को अभिजीत ने विफल कर दिया और इस तरह अजीत सिंह का विश्वास पात्र बन बैठा। इससे आगे की सारी बात यह है कि मैंने नकाबपोश बनकर आपको बंदीगृह से छुड़ाया और गुरुदेव के पास पहुंचा दिया। एक बात तो अभी तक हमारी समझ में भी नहीं आई पुत्र, कि तुम महाराज को अपने साथियों के सुपुर्द करके वापस क्यों लौट गए थे, जबकि हमारी योजना में तो यह बात शामिल नहीं थी। मैंने ऐसा इसलिए किया गुरुदेव कि पिताश्री की दशा देखकर मेरा खून उबाले मारने लगा था। मैं पिताश्री की उस दशा का उत्तरदायी व्यक्तियों को स्वयं मौत के घाट उतारने गया था। वो तो सेनापति रंगराज की हत्या तुमने की थी। हाँ गुरुदेव, और मैं सेनापति की तरह अजीत सिंह को भी मार डालता, लेकिन उन पर तलवार उठाते समय मेरे हाथ यह सोचकर रुक गए कि उनसे मेरा खून का रिश्ता है। मेरे चाचा लगते थे वो। लेकिन तब मैंने यह योजना बनाई थी कि उनके पाप कर्मों का दंड पिताश्री उन्हें स्वयं देंगे और वो पूरी प्रजा के सामने। ओह, तभी तुमने हमारे पास आकर हमारे मायाजाल से महाराज और एक अन्य युवक की कटी हुई गर्दनों का प्रारूप बनवाया था। ये सब आपकी दी हुई शिक्षा का ही प्रताप है रिसीवर। अगर आप इससे ऐसे संस्कारों की शिक्षा नहीं देते तो हम भी कभी अपने पुत्र और राज्य का मुंह नहीं देख पाते। मैंने सदा राजकुमार को एक ही शिक्षा दी है कि पापों का होता हुआ देखकर चुपचाप सह जाने वाला ही पापी होता है।
इससे इसी शिक्षा को अपने जीवन में ढाला और ये मान कार्य कर दिखाया। अब इसे आशीर्वाद भी दे दीजिए रिसीवर कि यह सदा न्यायप्रिय राजा बनकर प्रजा पर राज करे, क्योंकि हम इसे इस राज्य का राजा बनाने जा रहे हैं। आयुष्मान भव, हजारों साल राज करो, लेकिन हमारी एक बात और ध्यान रखना अभिजीत, राजगद्दी और धन दौलत ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं होती। जो मनुष्य इन वस्तुओं को अपना सब कुछ समझते हैं और उसके लिए अपने खून को भी पानी की तरह बहा देने से नहीं चूकते, वे इंसान नहीं दानव होते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपकी हर शिक्षा के साथ साथ ये शिक्षा भी सदा याद रखूँगा। और फिर अभिजीत सिंह की जय जयकार से सारा आकाश गूंज उठा। नए राजा अभिजीत सिंह की जय हो। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना।